हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर यू में। टीच फॉर यू में आप सभी को साइंस की सभी क्लासेस ली जाएंगी, जैसे कि केमिस्ट्री हम पढ़ाने वाले हैं और फिज़िक्स की भी क्लासेस इसी चैनल पर चलेंगी और मैथ की भी क्लासेस इसी चैनल पर चलेंगी। कोशिश करेंगे इंग्लिश की भी क्लासेस हम आपके लिए लाएँ। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की। केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 की केमिस्ट्री हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। चलिए हम ठोस अवस्था का अध्ययन करते हैं। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोग ये बताइए कि पदार्थ क्या होते हैं। व्हाट इज़ मैटर, पदार्थ की परिभाषा बताइए। चलिए हम बताते हैं पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ, व्हाट इज़ मैटर, पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है एवं वो स्थान घेरती हैं। वे वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक, और जो स्थान घेरती हैं सभी वस्तुएं वो पदार्थ होती हैं, ठीक। जिनका कुछ द्रव्यमान होता है एंड जो स्थान घेरती हैं, जो स्थान घेरती हैं। सभी वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। चलिए अब पदार्थ की हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। कैसे हम लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, यदि किसी भी एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे इसकी परिभाषा देंगे पदार्थ की, चलिए वो नोट करते हैं। पदार्थ की परिभाषा देखते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा हमने लिख दी है, वे वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान एवं कुछ स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। हमने यही परिभाषा बताई थी। वे सभी वस्तुएं जो द्रव्यमान, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं, ठीक। ये डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा। और जो पदार्थ होते हैं, ठीक, पदार्थ को उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठीक। दूसरा होता है द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। ये पदार्थों की उनकी मुख्यतया भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, वरना पदार्थों को 5 विभागों में बांटा जाता है। वो लेकिन मुख्य नहीं है, उनका अध्ययन हम नहीं करते हैं, ये इनका हम अध्ययन करते हैं। तीसरा है हमारा गैस अवस्था, ठीक। पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक। आप यहाँ पर दी है, पहला है ठोस अवस्था, फिर है द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये ठोस अवस्था है, ये क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि हमारा है ठोस अवस्था, इसका हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 में, ठीक। इसका हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 में। और जो द्रव अवस्था है, ये दूसरा पार्ट इसका, जो द्रव अवस्था है ये भी हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्लास 12 में, जो कि दूसरा चैप्टर है हमारा विलयन, ठीक। विलयन में हम द्रव के ही बारे में अध्ययन करते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक। और जो गैस अवस्था है ये आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, ठीक। ये आपने क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, ठीक। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था। अब इससे समझते हैं ठोस अवस्था के बारे में। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम ठोस के बारे में समझ लेते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपने इसकी परिभाषा का अच्छा बचपन से पढ़ते होंगे, यानी कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो ठोस क्या होते हैं, तो आप लोग ने अभी तक यही पढ़ा होगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसका कुछ आकार एवं आयतन निश्चित होता है और ठोस होते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। लेकिन आप क्लास 12 में जब आए हैं तो एक नई डिफिनेशन मिलती है। तो वो नई डिफिनेशन क्या है, जो ठोस होते हैं वो
उनके जो पदार्थ की इसमें यह बताई जाती है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उनके अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है और उनके अवयवी कणों के बीच दूरी बहुत कम होती है। जैसे कि कोई पदार्थ है, ठीक, अवयवी कण क्या है अभी हम बता रहे हैं, ये कोई पदार्थ है, ठीक, ए बी ए बी ए बी, ठीक, यह जो पदार्थ है वो दो तत्वों से मिलकर बना है, ए और बी और ए और बी, ए बी ए बी, ठीक, दो तत्वों से मिलकर बना है। अब जिन तत्वों से ये मिलकर बना होता है, जिन तत्वों से ये मिलकर बना होता है उन्हें कहते हैं अवयवी कण, अवयवी कण। तो जो ठोस होते हैं वो तीन तत्वों से मिलकर बन सकते हैं, या तो वो परमाणु हो सकते हैं, परमाणु, या तो फिर वो अणु हो सकते हैं, और या तो फिर वो आयन हो सकते हैं, ठीक। अवयवी कण क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु, आयन, यानी कि जो पदार्थ होगा वो इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर बना होगा, ठीक। परमाणु, अणु, आयन, इन्हीं तीनों को एक शब्दों में अवयवी कण कह देते हैं, ठीक। यही इसकी डिफिनेशन है। आप अगर इसकी डिफिनेशन पूछी जाए तो ये वाली डिफिनेशन देना आप, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उनके अवयवी कणों के बीच बहुत प्रबल आकर्षण बल होता है, यानी कि इनके जब बीच प्रबल आकर्षण बल होता है तो इनके बीच दूरी बहुत कम हो जाती है, यही इसकी डिफिनेशन है। चलिए अब ठोस की हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। चलिए अब डिफिनेशन देखते हैं। तो आपने पहली डिफिनेशन आपने वो बताई थी कि जो पदार्थ की वह अवस्था जिसका द्रव्यमान, आकार एवं आयतन निश्चित होता है वो होते हैं ठोस। अब यहाँ पर जब क्लास 12th में आते हैं तो जब एनसीईआरटी की आप किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक नई डिफिनेशन मिलती है, ठीक, उसका हम अध्ययन करते हैं और ये हमें डिफिनेशन अब लिखनी होती है, इस डिफिनेशन का हम अध्ययन करते हैं। चलिए ये डिफिनेशन समझ लेते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं हमने समझा चुका, यानी कि जो पदार्थ है, जो ठोस है, जिन तत्वों से मिलकर बना है वह उसके अवयवी कण हो जाएंगे। जैसे कि वो परमाणुओं से मिलकर हो सकता है, अणुओं से हो सकता है, आयनों से हो सकता है, ठीक। जिससे वो मिलकर बना होगा वह उसके अवयवी कण हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल होता है और उनके अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है। जैसे कि कोई पदार्थ है, ठीक, कोई पदार्थ है, ठीक, ये हैं उसके अंतरा आणविक, अभी हम बता रहे हैं, ये है अवयवी कण, ठीक। ये कोई एक सॉलिड है, ठीक, ये कोई सॉलिड है। अब यहाँ पर ये है अवयवी कण, ठीक, ये है अवयवी कण। अवयवी कणों के बीच में जो होता है, अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक। जैसे कि एक ये अवयवी कण है, देखिए एक ये अवयवी कण है और एक ये अवयवी कण है, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, यानी कि ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके रहते हैं, ठीक, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके रहते हैं, तो इनके बीच आकर्षण बल तो अधिक है, ठीक। जब आकर्षण बल अधिक है तो इनके बीच में दूरी क्या है, दूरी बहुत कम है, ठीक। वही लिखा है यहाँ पर, अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है। अंतरा आणविक यानी कि अणुओं के आणविक अंतर, यानी कि इनके अंतर जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। ये ही डिफिनेशन है इसकी, अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है। दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक, अब इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक है तो एक दूसरे से चिपके हैं। जब बल अधिक है तो इनके बीच जो दूरी बहुत कम हो गई, ठीक। ये आप फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक। दूरी जब बल अधिक है तो दूरी कम है, ये इसकी डिफिनेशन है, नोट कर लीजिए इसे आपको यही बताना होगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण ये परमाणु, अणु, आयन हो सकते हैं, ठीक, हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है तथा अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है, ठोस कहलाते हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण। तो इनके हम लक्षण देखेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। कुछ हम 4-5 पॉइंट देख लेते हैं, ठीक। जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, तो इनका क्या होता है, आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ये सबसे पहले की डिफिनेशन है, ठीक, इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, इनका आकार एवं आयतन, ठीक, निश्चित होता है। ये हो गई डिफिनेशन, मतलब एक पहला ये पॉइंट हो गया, ठीक। डिफिनेशन बोल दिया, ठीक। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए या चलिए लिख देते हैं बाद में।
पहले समझ लीजिए। दूसरा अंतर देख लीजिए, दूसरा अंतर क्या हो सकता है, इसमें जो मॉलिक्यूल होता है, जो अवयवी कण होते हैं, ठीक, अवयवी कण में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत प्रबल होता है, ठीक, आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, ये समझा चुके हैं अभी, ठीक। और जो जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, ठीक, जो अवयवी कण होते हैं उनमें दूरी बहुत कम होती है, यानी कि इनके अवयवी कणों के बीच अंतराणविक दूरी बहुत कम होती है। एक तीसरा पॉइंट हो सकता है। ये हम सब पहले डिफिनेशन से ही बता रहे हैं, आपको कुछ और याद करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। आपने पहले इसकी परिभाषा पढ़ ली, बस उसी से हम अंतर बना रहे हैं, ठीक, उन्हीं परिभाषा से हम अंतर लिख रहे हैं। 3 पॉइंट हमने बता दिया और तीसरा 3 हमने बता दिया है, ठीक। चौथा क्या हो सकता है, इनमें जो होता है असंपीड्य का गुण होता है, असंपीड्य, असंपीड्य, ठीक, इनमें असंपीड्य का गुण होता है। तो असंपीड्य क्या होता है, जैसे कि ये सॉलिड है, बोर्ड हमारा दिख रहा है तो ये सॉलिड है, ठीक। अब ये दबाने से दबता नहीं, देखिए दबाने से दबता नहीं है, यानी कि इनमें असंपीड्य का गुण होता है। असंपीड्य का मतलब होता है जो ठोस होते हैं ये दबाने से दबते नहीं हैं, ठीक। 4 पॉइंट हो गए। अब 5वां पॉइंट क्या हम लिख सकते हैं, जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, ये बहुत अधिक टेम्परेचर देने पर ये लिक्विड में जाते हैं, ठीक। ये हो गए 5 पॉइंट। अब इनकी हम परिभाषा, इनके कैसे लिखे जाएंगे वो हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये जो पॉइंट बताए हैं, जैसे कि हमने पहला पॉइंट बताया है, इनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, ये पहला पॉइंट हमने बताया है, लिख लीजिए, ठीक। इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। ये डिफिनेशन से हमने ही पॉइंट बनाए हैं, ये लक्षण वाले, ठीक। ये बहुत आसानी से हमने लिखे हैं। और तीसरा पॉइंट हमने बताया है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, इनके अवयवी कणों के बीच, ठीक, ये हमें लिखने में टाइम बचे इसलिए, इनके अवयवी कणों के बीच अंतरा आणविक बहुत कम होती है, ठीक। जो अंतरा आणविक दूरी होती है वो बहुत कम होती है, अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है, ये समझाया हमने, ठीक। इनमें असंपीड्य का गुण होता है, ये भी हमने समझाया। असंपीड्य का मतलब क्या होता है, ये जो सॉलिड होते हैं ये दबाने से दबते नहीं हैं, ठीक, और इनका गलनांक बहुत उच्च होता है। ये 5 पॉइंट हो गए। चलिए एक पॉइंट और देख लीजिए। एक पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं, जो सॉलिड होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं, जो इसके अवयवी कण होते हैं, ठीक, जो इसके अवयवी कण होते हैं वो केवल अपने स्थान पर ही घूर्णन करते हैं, अपने स्थान पर ही घूमते हैं। वो मतलब जैसे कि कोई सॉलिड है, ठीक, सॉलिड है तो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक। ये जो है ए है तो ये अपने स्थान पर ही घूमेगा, ठीक, मतलब ये यहाँ से होकर के यहाँ नहीं जाएगा, ठीक। अब जैसे कि गैस की हम बात करें, ठीक, गैस में क्या होता है, ए है, बी है, यहाँ पर इसके मौलिक जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में गैप बहुत अधिक होता है और ये जो इसके अवयवी कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं पूरे में, ठीक। और जो सॉलिड होते हैं इसमें ये गमन नहीं करते हैं, इसलिए हम इसका 6 पॉइंट लिख सकते हैं कि जो इसका 6 पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसके अवयवी कण अपने स्थान पर ही घूर्णन करते हैं। चलिए लिख लीजिए, इसके अवयवी कण अपने स्थान पर घूर्णन करते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं। ये हो गए इसके सामान्य लक्षण। ये हमने 6 पॉइंट लिख दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं ठोस के प्रकार। ठोस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस।
अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझते हैं, फिर अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है और इनकी जो निश्चित ज्यामिति होती है दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है। इनमें दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है, दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है, ठीक। और इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, ठीक, निश्चित होती है। और अब चलिए हम इनके साथ साथ समझते हैं, वो ज़्यादा समझ में आएगा। अब अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें जो व्यवस्था होती है इनके अवयवी कणों की तो वो होती है लघुपरासीय व्यवस्था, लघुपरासीय व्यवस्था होती है, ठीक। इनमें लघुपरासीय व्यवस्था होती है और इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, ठीक। ज्यामिति इसमें निश्चित नहीं होती है और इनमें निश्चित होती है, ठीक। अब चलिए यह दीर्घपरासीय व्यवस्था क्या है और लघुपरासीय व्यवस्था है क्या है ये समझते हैं। जैसे कि कोई हम एक पदार्थ ले रहे हैं, कोई एक सॉलिड ले रहे हैं, ठीक। ये हमने एक सॉलिड लिया, ठीक। यहाँ पर भी हमने एक सॉलिड ले लिया, ठीक। दो हमने सॉलिड लिया, एक है ए, ये जिन अवयवी कणों से मिलकर बना है वो हम लिख रहे हैं। ए है, बी है, फिर ए है, सॉरी ए फिर बी, ठीक। बी, ए, बी, ए, बी, बी और यहाँ है ए, ठीक। ये है ए, बी, ए और यहाँ पर है बी और यहाँ पर है ए, ठीक। यहाँ पर एक निश्चित ज्यामिति यानी कि एक के बाद फिर वही तत्व आ रहा है, ठीक। यहाँ पर देखिए फिर जैसे कि ये लिखा है बी लिखा है तो एक के बाद फिर बी आया, इधर को गया, ठीक। यहाँ पर गए तो एक के बाद एक आए। ये काफ़ी लंबी मतलब श्रृंखला चलती है, ये इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, मतलब ये चलते रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है इनमें दीर्घपरासीय व्यवस्था पाई जाती है, ठीक। और इनमें बात करें तो इनमें कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ए बी ए, ठीक, बी ए, इनमें कुछ भी हो सकता है, ठीक। और ये व्यवस्था जो होगी इनमें जैसे कि ए है तो ये कुछ दूरी तक चला, ठीक। यहाँ पर बी है तो कुछ दूरी तक चला, इसलिए इनमें कहा जाता है इनमें लघुपरासीय व्यवस्था होती है। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो काफ़ी दूर तक नहीं चलते हैं, किसी के बाद वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चले और यहाँ पर 2 ही चले और कहीं पर ये 1 भी हो सकता है, ठीक। इसलिए इनमें जो दूरी होती है वो बहुत मतलब जो अवयवी कण होते हैं इनकी लंबी चेन नहीं बन पाती है, इसलिए इनमें कहा जाता है इनमें लघुपरासीय व्यवस्था होती है, ठीक। और निश्चित ज्यामिति की बात करें तो इनमें एक के बाद एक आता है और इनमें एक के बाद हो सकता वही आ जाए, हो सकता बार बार वही रिपीट करे, हो सकता वही बेर बेर आए, ठीक। इसलिए इनमें ज्यामिति इनकी निश्चित नहीं होती है, ठीक। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अब हम क्रिस्टलीय ठोस की डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन हमने लिख दी है, समय कम लगने के लिए हम डिफिनेशन लिख कर लाते हैं कि जब यहाँ पर लिखेंगे एक एक करके तो बहुत समय चले जाएगा, ठीक। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के बीच दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है एवं निश्चित ज्यामिति होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यह है डिफिनेशन, नोट कर लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया है, NaCl, HCl, क्वार्ट्ज आदि जो हैं ये क्रिस्टलीय ठोस हैं। हमने दीर्घपरासीय व्यवस्था समझा दी, ये समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम वीडियो बनाएंगे दोबारा भी इसकी। चलिए ठीक। और इसकी निश्चित ज्यामिति के बारे में भी बताया हमने, ठीक। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करते रहना, ठीक। और अब हम चलिए क्रिस्टलीय ठोस हो गया, अब अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा देखते हैं, उसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। चलिए अब हम अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हमने लिख दी है, ठीक। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के बीच लघुपरासीय व्यवस्था होती है एवं निश्चित ज्यामिति नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। लघुपरासीय व्यवस्था के बारे में हमने बता दी, इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो काफ़ी दूर तक नहीं मिलते हैं,
बहुत कम दूरी तक मिलते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है लघु परासीय व्यवस्था होती है। इनमें निश्चित ज्यामिति नहीं होती, यानी कि ये एक के बाद एक नहीं मिलते हैं, कभी कभी ये लगातार मिल जाते हैं, कभी कभी मिलते ही नहीं। ठीक, निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। ठीक, ये हो गई अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये रबड़ है, ठीक, रबड़ है, और कांच भी अक्रिस्टलीय ठोस है, और प्लास्टिक, ठीक, ये है अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए अब हम आगे समझते हैं। हमारे यहाँ अब नेक्स्ट हेडिंग है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इससे क्वेश्चन, ये क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए हम समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस। हमने इसकी परिभाषा बताई है, ठीक, उसी से हम कुछ अंतर कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें बताए थे, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें दीर्घ परासीय व्यवस्था पाई जाती है, दीर्घ परासीय व्यवस्था पाई जाती है। और इनमें, ठीक, जो क्रिस्टलीय ठोस की हमने परिभाषा बताई थी, इसमें हमने बताया था इसमें दीर्घ परासीय व्यवस्था पाई जाती है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें क्या पाई जाती है, लघु परासीय व्यवस्था होती है। डिफिनेशन अभी हम पूरी मतलब अच्छे तरीके से लिख देंगे। ठीक, हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि आप कैसे लिखेंगे अंतर। ठीक, ये हो गए पहला अंतर, ये हो गया। ठीक, अब दूसरा अंतर देखिए, आपको हम ऐसे ही याद करा देंगे। ठीक, ये डिफिनेशन याद किया, अंतर आपको याद हो गए। ठीक, ये एक अंतर हो गया। ठीक, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है, एक अंतर हो गया। और इनमें हमने और क्या बताया था, इनमें हमने बताया था कि जो इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है। ज्यामिति जो होती है, ठीक, जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है। ठीक, ये भी एक अंतर हो गया, ये दूसरा अंतर हो गया आपका। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, ठीक, और इनकी नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, इनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। ठीक, ये हो गया। अब हम तीसरा अंतर देखते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। जो गलनांक होता है, गलनांक, ठीक, वो क्या होता है, वो निश्चित होता है। और इनका जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक, और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक, वास्तविक, ठीक, ये वास्तविक ठोस होते हैं, चौथा पॉइंट है आपका। ठीक, और जो ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। आप एनसीईआरटी यदि रीडिंग करते होंगे तो आपको पता होगा, इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं, अतिशीतित द्रव। अब अतिशीतित द्रव का मतलब क्या होता है, ठीक, इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। अब ये अतिशीतित द्रव का मतलब क्या है, जैसे कि आप पुरानी इमारतें देखते होंगे। ठीक, पुरानी इमारतों पर कांच के जो विंडो लगे होते हैं तो वहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जैसे कि ये कोई विंडो है कांच की, ठीक, तो यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो जो ये अतिशीतित द्रव किस लिए कहा जाता है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, ठीक, तो इसका जो अवयवी कण होते हैं जो कांच के, तो धीरे धीरे बह करके वो नीचे एकत्रित हो जाते हैं। जब नीचे वो एकत्रित हो जाते हैं तो उसका जो नीचे का भाग होता है वो मोटा हो जाता है। ठीक, वो मोटा हो जाता है और ऊपर पतला हो जाता है, यानी कि जो है वो द्रव के रूप में बहता हुआ आता है, इसलिए इसे कहते हैं अतिशीतित द्रव। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुए। और अब हम आगे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि 5वां पॉइंट है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको काटने पर जो इनकी सतह जो होती है वो होती है चिकनी। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। जो क्रिस्टलीय ठोस होती हैं जब इनको काटोगे तो इनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको जो काटोगे तो इनकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, खुरदरी होती है। ठीक, इनकी सतह खुरदरी होती है। ठीक, ये 5 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट अंतर के लिए काफ़ी हैं, लेकिन एक पॉइंट हम और आपको बता देते हैं, आपके 6 पॉइंट हो जाते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक, अभी हम आपको समझाएंगे विषमदैशिक क्या होता है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये होते हैं समदैशिक प्रकृति के, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक,
अब ये समदैशिक विषमदैशिक क्या है, ये कौन सी बला है, चलिए इस बला को समझते हैं। बहुत से बच्चे इसे नहीं समझ पाते हैं, समदैशिक और विषमदैशिक का मतलब क्या होता है। समदैशिक और विषमदैशिक समझ लेते हैं, फिर इसको हम आपको नोट्स बनाकर दे देते हैं, वो लिख लीजिए, ठीक। पहले हम समदैशिक और विषमदैशिक के बारे में समझ लेते हैं, इसे इरेज करते हैं और इनके बारे में समझते हैं, ठीक। चलिए अब हम विषमदैशिक और समदैशिक के बारे में समझते हैं, ये क्या होते हैं विषमदैशिक और समदैशिक। आप कोई सॉलिड ले लीजिए, ठीक, आप कोई सॉलिड ले लीजिए, ठीक। हमने एक ये सॉलिड ले लिया, ठीक। अब सॉलिड ले लीजिए, इसके हम इनके भौतिक गुणों का अध्ययन करें। भौतिक गुण में क्या, अपवर्तनांक, ठीक, अपवर्तनांक, ठीक, विद्युत या ऊष्मा की चालकता, ऊष्मा की चालकता, ठीक। अब इनके हम कुछ भौतिक गुण जैसे कि ये हमने लिखे हैं, ठीक। इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो जैसे कि ये सॉलिड है, एक कोई हमने एक पदार्थ लिया, ठीक। अभी हमें पता नहीं क्रिस्टलेट ठोस है अक्रिस्टलेट ठोस है। जब यहाँ पर हमने एक पॉइंट हमने मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम इसके इस तरफ जब गए, ठीक, इसके इस तरफ गए तो यहाँ पर हमने अपवर्तनांक निकाला, तो यहाँ पर अपवर्तनांक का मान निकला 0.5, ठीक। यहाँ पर अपवर्तनांक का मान 0.5 निकला, ठीक। अब इसके हम दूसरी दिशा में गए, ये एक दिशा हो गई, अब इसके हम दूसरी दिशा में गए, ठीक, यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने अपवर्तनांक का मान निकाला, तो यहाँ पर अपवर्तनांक का मान निकल कर आता है 1 और यहाँ पर हमने निकाला था वो आया था 0.5। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर गए, ठीक, तो जब अब नेक्स्ट दिशा डायरेक्शन हमने बदल दी फिर, ठीक। अब हम इधर गए तो यहाँ पर जो है n का मान यानी कि इसका अपवर्तनांक जो आया वो आ गया 1.5, ठीक। अब देखिए हमने इसकी डायरेक्शन बदल दी है तो इसका अपवर्तनांक का मान बदल गया है, ठीक। यही है विषमदैशिक प्रकृति, यानी कि जो है ठोसों की हम जब उनके भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो विषम दिशाओं में जाने पर, अलग अलग दिशाओं में जाने पर उनके मान में परिवर्तन होता है, वह होते हैं विषमदैशिक प्रकृति, ठीक। आई होप समझ गए होंगे। जब हम जैसे कि हमने कोई सॉलिड ले लिया, ठीक, सॉलिड लिया, अब उनके हम अलग अलग दिशाओं में उनके भौतिक गुणों का मान निकाला, तो यहाँ पर हमने निकाला 0.5 माना कि निकल कर आया, ठीक। और यहाँ पर हम जब दूसरी दिशा में गए तो यहाँ पर 1.5 आया और जब फिर नेक्स्ट दिशा गए तो ये आया 1, ठीक। यानी कि जो है अपवर्तनांक का मान डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है, ठीक। तब इसी को कहते हैं विषमदैशिक प्रकृति। जब ठोसों का जब उनके भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो सभी दिशाओं में उनके भौतिक गुणों का मान अलग अलग होता है, यही जो होता है विषमदैशिक प्रकृति कहलाती है। अब समदैशिक प्रकृति की बात क्या करें, ठीक। अब समदैशिक की हम बात कर रहे हैं। अब समदैशिक समझिए, समदैशिक का मतलब क्या होता है, समदैशिक प्रकृति। यहाँ पर हमने गए तो यहाँ पर n बराबर 0.5 निकला, ये हमने पहली दिशा ये गई, ठीक। फिर हम दूसरी दिशा ये जा रहे हैं, ये वाली, ठीक। अभी हमने जब दूसरी दिशा गए तो यहाँ पर भी 0.5 निकला। अब जब हम फिर नेक्स्ट दिशा हम फिर डायरेक्शन बदल दिए, अब हम इधर गए, ठीक। जब इधर गए तब भी n का मान 0.5 आया, ठीक। अब सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में n का मान समान आया। जब n का मान समान आया तो इसे कहते हैं समदैशिक प्रकृति। यही होता है समदैशिक और विषमदैशिक प्रकृति, ठीक। जब हम ठोस के सभी दिशाओं में उनके भौतिक गुणों का मान समान आता है तो उसे कहते हैं समदैशिक प्रकृति, और सभी दिशाओं में यदि अन्य अलग अलग दिशाओं में गए तो इनका मान अलग अलग आया तो वो होते हैं विषमदैशिक, यानी कि विषम मतलब अलग अलग आया तो होते हैं विषमदैशिक, और समान आया सभी दिशाओं में इनका मान, इनके भौतिक गुणों का मान तो है समदैशिक। अब चलिए हम इसका जो है क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस लिख लेते हैं। कैसे आपको लिखना होगा कॉपी में, चलिए क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस में अंतर समझ लेते हैं। क्रिस्टलेट ठोस में पहले, फिर अक्रिस्टलेट ठोस में। क्रिस्टलेट ठोस में सबसे पहले हमने पॉइंट बताया था, इनमें दीर्घ परासयी व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलेट ठोस में इनमें लघु परासयी व्यवस्था होती है। बहुत आसान शब्दों में हमने इसका अंतर कर दिया है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा दूसरा जो पॉइंट है, इनकी ज्यामिति एवं आकार निश्चित होती है। जो क्रिस्टलेट ठोस होती हैं इनकी ज्यामिति एवं आकार निश्चित होती हैं, और जो अक्रिस्टलेट ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति एवं आकार
निश्चित नहीं होती है, ये हमने बता चुके हैं। ठीक, फिर यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं, यह देखिए ये हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इनका गलनांक निश्चित होता है। ठीक, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित होता है। ठीक, और अक्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं जो है इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। बहुत आसान शब्दों में यहाँ पर निश्चित होता है, यहाँ पर गलनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक, ये भी हमने बताया था उसमें। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक, ये वास्तविक ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये होते हैं अतिशीतित द्रव। ठीक, ये हमने आपको बताया है, जो इन्हें अतिशीतित द्रव भी क्यों कहते हैं ये भी बता दिया है। ठीक, निष्ठ हमारा अंतर है, इनकी कटी हुई सतह, इनकी जो कटी हुई सतह होती है वो चिकनी होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होती हैं इनको काटने पर इनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है। ठीक, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको काटने पर इनकी सतह चिकनी नहीं होती है, इनकी सतह जो है खुरदरी हो जाती है। ठीक, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको काटने पर इनकी सतह चिकनी नहीं होती है। हमारा लास्ट अंतर है, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति भी हमने आपको बताया है, जैसे कि कोई सॉलिड लीजिए, उनके भौतिक गुणों का अध्ययन कीजिए। सभी दिशाओं में अगर समान आ रहा है तो समदैशिक, अगर भिन्न भिन्न आ रहा है तो विषमदैशिक। ठीक, यहाँ पर अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनमें समदैशिक प्रकृति होती हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक, ये अंतर आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, IMP हैं। ठीक, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम इसके आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनका वर्गीकरण करेंगे, इनको जो 4 भागों में बांटा जाता है उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।